दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में किस देश के संदर्भ में ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स हेलीकॉप्टर का उल्लेख किया गया। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जापान। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक हेलीकॉप्टर मियाको द्वीप राडार से गायब हो गया, इसलिए विकल्प ए सही है। जापान के तटरक्षक बल ने कहा कि सेना के एक हेलीकॉप्टर की तलाश की जा रही है जो दक्षिण जापानी द्वीप से लापता हो गया। ये घटना ऐसे समय में हुई जब चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि के जवाब में जापान द्वीप क्षेत्र में अपनी रक्षा पहुंच बढ़ा रहा है। बता दें कि मियाको द्वीप जापान के ओकिनावा प्रीफेक्चर में द्वीपों का एक समूह है जो ryukyu द्वीप समूह से संबंधित है। ये ओकिनावा द्वीप और यायामा द्वीप समूह के बीच स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जापान। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एक्स कवच क्या है। आपके ऑप्शन है भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास, तीनों भारतीय सेनाओं और तटरक्षक बल का संयुक्त अभ्यास, भारत अमेरिका वायु अभ्यास या फिर क्वाड सदस्य नौसेना अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी तीनों भारतीय सेनाओं और तटरक्षक बल का संयुक्त अभ्यास। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का समापन हुआ। एक्स कवच भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह अभ्यास 23 फरवरी को शुरू हुआ था जो 7 अप्रैल को संपन्न हो गया। इसका उद्देश्य संयुक्त युद्ध क्षमताओं एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी को दुरुस्त करना और सेनाओं के बीच अंतर परिचालन तथा संचालन तालमेल को बढ़ाना था। इसने भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की क्षमताओं एवं तैयारियों का प्रदर्शन किया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी तीनों भारतीय सेनाओं और तटरक्षक बल का संयुक्त अभ्यास। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह बाघ, शेर और चीता सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। कथन 2 है, इस गठबंधन का हिस्सा वह देश होंगे जहां इन बड़ी बिल्लियों के आवास पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी आईबीसी एक प्रस्तावित मेगा ग्लोबल गठबंधन है। ये 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की दिशा में काम करेगा। इनमें चीता, जगुआर, प्यूमा, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, शेर और बाघ शामिल हैं, इसलिए कथन एक सही है। इस गठबंधन का उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर जागरूकता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, संसाधन भंडार, क्षमता निर्माण आदि के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस गठबंधन के सदस्य वह देश होंगे जहां इन बड़ी बिल्लियों के आवास पाए जाते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज किस मंत्रालय या संस्था की पहल है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, नीति आयोग या फिर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर ने द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज नामक एक विशेष परियोजना की परिकल्पना की है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। इस परियोजना के तहत भारत, म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में बोली जाने वाली भाषाओं में विशेषज्ञों का एक पूल बनाने की योजना बना रहा है। इसमें उपयुक्त में से प्रत्येक देश की आधिकारिक भाषाओं में से 5 से 10 लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है। अब तक आईसीसीआर ने 10 भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शामिल है कजाक, उज्बेक, भूटानी, घोटी, बर्मी, खमेर, थाई, सिंहली और बहासा। आपको बता दें घोटी भाषा तिब्बत में बोली जाती है, खमेर भाषा कंबोडिया में बोली जाती है, वहीं बहासा इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों में बोली जाने वाली भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मौलिक कर्तव्य, भारत में श्रम कानून या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 में केंद्र सरकार ने सरकार से संबंधित फर्जी या गलत या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री की पहचान करने के लिए एक फैक्ट चेक इकाई का प्रावधान जोड़ा है।
गौरतलब है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला इस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार के इर्द गिर्द घूमता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(a) को रद्द कर दिया था, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अगला प्रश्न है, अल उला घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसने 2021 में सऊदी अरब के अल उला में आयोजित खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन के समापन को चिन्हित किया। कथन 2 है, इसमें पश्चिमी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सैन्य ब्लॉक बनाने का आह्वान किया गया। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए इसमें की बात को समझते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अल उला घोषणा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने अल उला घोषणा के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अबू धाबी में अपनी चौथी संयुक्त बैठक की। आपको बता दें, अल उला घोषणा पर 5 जनवरी 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस घोषणा ने सऊदी अरब के अल उला में आयोजित खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन के समापन को चिन्हित किया, इसलिए कथन 1 सही है। इसने कतर के साथ विवाद को सुलझाया और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, लीगो इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, लीगो का पूरा नाम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। कथन 2 है, ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया एक भौतिकी प्रयोग है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के लीगो को अंतिम रूप दिया है। बता दें कि लीगो का पूरा नाम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, इसलिए कथन 1 सही है। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया एक भौतिकी प्रयोग है, इसलिए कथन 2 सही है। इसे ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और एक खगोलीय उपकरण के रूप में गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लीगो इंडिया मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उन्होंने पहली बार 1875 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कथन 2 है, अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने वैदिक सिद्धांतों से दूर जाने पर जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। बता दें कि दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी में भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और रूढ़िवादी हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को पहली बार 1875 में स्वराज यानी स्वशासन शब्द का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अपनाया, इसलिए कथन 1 सही है। उनकी महान कृति सत्यार्थ प्रकाश जो 1875 में प्रकाशित हुई थी ने वैदिक सिद्धांतों के और वापसी पर जोर दिया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके संदर्भ में टीवी सोमनाथन समिति खबरों में रही? आपके ऑप्शन है रक्षा खरीद, वन रैंक वन पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, या फिर SC ST आरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। ये समिति सरकार को सुझाव देगी कि क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है या नहीं। इसके अलावा यह समिति आम नागरिकों के हित में राजकोषीय औचित्य बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों का समाधान तलाशने का प्रयास करेगी। अपनी रिपोर्ट देने के लिए 4 सदस्यीय इस समिति की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। अगला प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सदन के समक्ष कार्य के संबंध में ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। कथन 2 है, संदर्भ में अध्यक्ष निर्णय करेगा कि उठाया गया प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं।
उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता द्वारा व्यवस्था का प्रश्न यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया। व्यवस्था का प्रश्न सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की व्याख्या या परिवर्तन से संबंधित है। इसे कोई सदस्य तब उठा सकता है जब सदन की कार्रवाई प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता। इसलिए कथन एक सही है। अध्यक्ष किसी सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकता है। कोई भी सदस्य इसे उठा सकता है, हालांकि अध्यक्ष निर्णय करेगा कि उठाया गया प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं। इसलिए कथन दो भी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। चलिए अब हम पहुंच गए अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, सुंदरलाल समिति की बात किस स्थिति या संदर्भ में की जाती है? आपके ऑप्शन है कोलकाता दंगे 1946, जम्मू नरसंहार 1947, अमृतसर ट्रेन नरसंहार 1947, या फिर हैदराबाद में नरसंहार 1948। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हैदराबाद नरसंहार 1948। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के तहत 550 से अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने या न होने का अधिकार दे दिया था। आजादी मिलने तक इन रियासतों में से 3 को छोड़कर बाकी ने भारत में विलय का फैसला किया, लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों ने भारत में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने की बात कही। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का और 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया, जबकि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भी भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बन गया। वस्तुतः सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो आयोजित करने के लिए हैदराबाद की तत्कालीन रियासत में प्रवेश किया था। बताते चलें कि इस दौरान हुए हैदराबाद नरसंहार, जो कि 1948 में हुआ था, की जांच करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने सुंदरलाल समिति गठित की थी। इसलिए विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हैदराबाद नरसंहार 1948। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। 1912 के दिल्ली षड्यंत्र का संबंध किस व्यक्तित्व से है? आपके ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, सोहन लाल पाठक, या फिर भाई परमानंद। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए नए सवालों और उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।